पार्ट 2 चैप्टर 2 रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स सेक्शन 3 हम पढ़ेंगे आज एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट्स एंड इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट्स। सो एविडेंस में बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग, मतलब किसी भी सिविल या क्रिमिनल केस में कोर्ट के सामने एविडेंस दिया जा सकता है ऑफ द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट्स एंड इशू। मतलब कोर्ट में ये प्रूव किया जा सकता है कि कोई फैक्ट इन इशू एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, यानी वो मेन फैक्ट ट्रू है या फॉल्स, and of such other facts as are hereinafter declared to be relevant। इसके अलावा उन फैक्ट्स का भी एविडेंस दिया जा सकता है जो लॉ के अकॉर्डिंग रेलिवेंट डिक्लेयर किया गया हो, एंड ऑफ नो अदर्स, मतलब इसका मतलब बहुत क्लियर है, इनके अलावा किसी और बात का एविडेंस अलाउड नहीं है। फालतू अनरिलेटेड या केस से जुड़ी हुई ना हो वो कोर्ट नहीं सुनेगी। सिंपल वर्ड्स में अगर देखें तो सेक्शन 3 का सिंपल रूल ये है कि कोर्ट में सिर्फ 2 टाइप के फैक्ट्स का एविडेंस दिया जा सकता है, पहला फैक्ट्स एंड इशू और दूसरा रेलिवेंट फैक्ट्स। इनके अलावा किसी भी और बात का एविडेंस कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी। Now, explanation. This section shall not enable any person। इस लाइन का मतलब है सेक्शन 3 किसी भी पर्सन को ये पावर नहीं देता, यानी सिर्फ सेक्शन 3 के बेसिस पर कोई भी एविडेंस लाने का राइट नहीं मिल जाता, टू गिव एविडेंस ऑफ अ फैक्ट, यानी किसी फैक्ट के बारे में एविडेंस देने का राइट ऑटोमेटिकली नहीं मिलता, विच ही इज डिसएंटाइटल टू प्रूव। मतलब अगर लॉ के अकॉर्डिंग किसी पर्सन को उस फैक्ट का प्रूव करने का राइट ही नहीं है तो वो उसका एविडेंस नहीं दे सकता by any provision of the law for the time being in force। जो भी करंट लॉ चल रहा है जैसे सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड, अगर वो लॉ मना करता है तो वही फॉलो होगा। रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर, जो रूल्स सिविल केसेस के प्रोसीजर से रिलेटेड है, जैसे डॉक्यूमेंट कब प्रोड्यूस होगा, कौन से स्टेज पर एविडेंस दिया जा सकता है, डिले हुआ तो क्या होगा, उन रूल्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। मतलब सेक्शन 3 ये परमिशन नहीं देता कि कोई पर्सन ऐसा एविडेंस दे जिसको वो सिविल प्रोसीजर के रूल्स के अकॉर्डिंग प्रूव करने का हक ही नहीं रखता। अगर प्रोसीजर लॉ मना करता है तो सिर्फ रेलिवेंट होने की वजह से एविडेंस अलाउ नहीं होगा। इसलिए याद रखो, रेलिवेंट एविडेंस भी तभी चलेगा जब प्रोसीजर लॉ अलाउ करे। चलो जी, अब हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन। ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम विद अ क्लब विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हिज डेथ। इस लाइन का मतलब है ए पर मर्डर का ट्रायल चल रहा है। एलिगेशन है कि ए ने बी को डंडा या क्लब से मारा, मारने का इंटेंशन भी था और इसी वजह से बी की डेथ हो गई। मतलब केस सिंपल एक्सीडेंट का नहीं है बल्कि इंटेंशनल मर्डर का है। एट ए ट्रायल द फॉलोइंग फैक्ट्स आर इन इशू। इसका मतलब ए के ट्रायल में कोर्ट को कुछ मेन क्वेश्चंस डिसाइड करने हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को हम कहते हैं फैक्ट्स एंड इशू। अब कोर्ट के सामने कौन कौन से फैक्ट्स इन इशू है? फैक्ट एंड इशू नंबर 1, ए इज बीटिंग बी विद द क्लब। कोर्ट ये देखेगी क्या ए ने सच में बी को डंडे से मारा था, कोई और नहीं, ए ही था या नहीं। अगर ये प्रूफ नहीं होता तो केस वहीं खत्म हो सकता है। फैक्ट एंड इशू नंबर 2, ए इज कॉजिंग बीज डेथ बाय सच बीटिंग। इसका मतलब क्या बी की डेथ डंडा मारने की वजह से हुई या किसी और रीजन से हुई। अगर डेथ किसी और कॉज से हुई, मर्डर का चार्ज वीक हो जाएगा। फैक्ट एंड इशू नंबर 3, ए इज इंटेंशन टू कॉज बीज डेथ। कोर्ट ये भी चेक करेगी क्या ए का इंटेंशन बी को मारने का था या सिर्फ मारपीट थी, मर्डर का इंटेंशन नहीं था। इंटेंशन प्रूफ हुआ तो मर्डर बनेगा, इंटेंशन प्रूफ नहीं हुआ तो ऑफेंस चेंज हो सकता है, जैसे कि कल्पेबल होमिसाइड। तो इस इलस्ट्रेशन में कोर्ट के सामने 3 मेन फैक्ट्स एंड इश्यूज हैं। पहला, क्या ए ने बी को डंडे से मारा। दूसरा, क्या उस मारपीट की वजह से बी की डेथ हुई। और तीसरा, क्या ए का इंटेंशन बी को मारने का था। इन तीनों फैक्ट्स को प्रूव किए बिना ए को मर्डर का गिल्टी नहीं माना जा सकता। सो फैक्ट्स एंड इशू वही होते हैं जो प्रूव हुए बिना केस का डिसीजन हो ही नहीं सकता। अब इलस्ट्रेशन बी देखेंगे। ए सूटर डज नॉट ब्रिंग विथ हिम and have in readiness for production at the first hearing of the case a bond on which he realize। इसका मतलब एक सूटर यानी केस की पार्टी है, उसका केस एक बॉन्ड या डॉक्यूमेंट पर डिपेंड करता है, लेकिन वो बंदा फर्स्ट हियरिंग के दिन वो बॉन्ड कोर्ट में लेके नहीं आता और प्रोड्यूस करने के लिए रेडी भी नहीं होता। यानी जो डॉक्यूमेंट उसके केस का बेस था वो स्टार्टिंग में कोर्ट के सामने रखा ही नहीं। This section does not enable him to produce the bond to prove its contents at a subsequent stage of the proceedings। इस लाइन का मतलब है सेक्शन 3 ये परमिशन नहीं देता कि वो बंदा बाद में जब केस आगे बढ़ चुका हो तब अचानक से
वो बॉन्ड ला दे और बोले अब इसको देख लो। सिर्फ ये कह देना ये डॉक्यूमेंट रेलिवेंट है काफी नहीं है, ठीक है। अदरवाइज देन इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशंस प्रेस्क्राइब्ड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। इसका मतलब अगर वो बॉन्ड बाद में लाना चाहता है तो उससे सीपीसी 1908 के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, यानी कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, प्रॉपर एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, रीजन को जस्टिफाई करना पड़ेगा, डिले क्यों हुआ कैसे हुआ वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर सीपीसी अलाउ करे तभी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस होगा, अगर सीपीसी अलाउ ना करे तो बॉन्ड एक्सेप्ट नहीं होगा। मतलब कि अगर कोई पार्टी अपना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फर्स्ट हियरिंग पर कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं करती तो सेक्शन 3 उसे ये राइट नहीं देता कि वो बाद में बिना सीपीसी के रूल्स फॉलो किए उस डॉक्यूमेंट को प्रूव कर दे। प्रोसीजर लॉ को फॉलो करना कंपलसरी है, ठीक है। सो एविडेंस रेलिवेंट हो सकता है लेकिन प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ तो एविडेंस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो सकता है।